हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एथिक्स क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में क्या बातें की जाती हैं। एथिक्स का लगभग नेचर हमने समझ लिया था कि एथिक्स में हम क्या क्या करते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो उसका नॉर्मेटिव फंक्शन, उसका मेटा एथिकल फंक्शन, अप्लाइड फंक्शन, वर्चू एथिकल फंक्शन, इन सब की चर्चा हमने की थी। पर आज थोड़ा सा हम इसका नेचर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में और देखेंगे कि एथिक्स का जो नेचर है वो कैसा है। और जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये एथिक्स एक डिसिप्लिन के रूप में किस टाइप का डिसिप्लिन है, किस टाइप की स्टडी है, या इसे हम क्या कहें कि ये एक सेपरेट कोई इंडिविजुअल शास्त्र है, या ये कोई विज्ञान है, या कोई कला है। जब भी हम लॉजिक या एथिक्स या किसी भी इस तरह के डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उसको कैटेगराइज करना चाहते हैं और उसको कहीं रखना चाहते हैं कि वो विज्ञान के साथ कंपैटिबिलिटी दिखा रहा है या कला के साथ, यानी वो साइंस है या आर्ट है, इन सब की बात करते हैं। तो जब हम नेचर ऑफ एथिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वेदर एथिक्स इज साइंस और एन आर्ट। ठीक है, ये साइंस है या आर्ट है। अब साइंस और आर्ट के लिए आपको साइंस क्या है, आर्ट क्या है, ये समझना होगा। एंड आई होप कि आप समझते हैं कि साइंस क्या है और आर्ट क्या है। तो साइंस में बेसिकली दो प्रकार के साइंस की हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव साइंस, ठीक है, और दूसरा होता है नॉर्मेटिव साइंस। और आर्ट के भी दो पार्ट आप कर सकते हैं, एक तो थियोरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। ये आर्ट के दो पार्ट होते हैं, थ्योरेटिकल आर्ट होता है और प्रैक्टिकल आर्ट होता है। इसी तरह से साइंस जो है पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस होता है। पॉजिटिव साइंस डील करता है इस क्वेश्चन के साथ, यानी जो जैसा है उसको उसी तरीके से देखना। नॉर्मेटिव साइंस डील करता है ऑट क्वेश्चन के साथ, यानी कि क्या होना चाहिए उसके साथ, और उसके लिए वो नॉर्म्स बनाता है, प्रिंसिपल्स बनाता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जहाँ पे उसे हम नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। तो आर्ट का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आर्ट क्या है, कैसे होता है, उसके थियरीज़ के बारे में एब्स्ट्रैक्ट रूप में पढ़ाया जाता है। और प्रैक्टिकल उसका प्रैक्टिस कराया जाता है आर्ट में। जो भी थियरीज़ आप पढ़ते हैं, जैसे वोकल थियरीज़ के बारे में पढ़ा या संगीत के बारे में पढ़ा, तो प्रैक्टिकल पार्ट में आपको वो करके दिखाना होता है। ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू डू इट एक्चुअली। सो आर्ट में ये दोनों चीज़ें होती हैं और साइंस में ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं। अब एथिक्स को आप कहाँ रखेंगे? तो देखिए, अगर साइंस पार्ट पे फोकस करें तो एथिक्स बेसिकली इस के बारे में तो नहीं है। इस के बारे में इसलिए नहीं है कि एथिक्स ये नहीं देखता है कि किसी सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, किसी सोसाइटी के कस्टम क्या हैं, उनका ट्रेडिशन क्या है। रादर वो देखता है कि किसी सोसाइटी का कस्टम, नॉर्म या ट्रेडिशन कैसा होना चाहिए, या जो भी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं, एग्जिस्टिंग कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिचुअल्स है, वो कितना सही है, कितना सही नहीं है। जो भी मोरालिटी पॉपुलर होती है किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, वहाँ जाके देखना कि वो मोरालिटी जो लोग फॉलो कर रहे हैं एथिक्स में, उस मोरालिटी का भी अध्ययन करते हैं कि वो मॉरल है कि इमॉरल है। ठीक है, सो साइंस में अगर देखा जाए तो इसे हम ऑट की तरफ रख सकते हैं कि ये ऑट क्वेश्चन से डील करता है, नॉर्म्स बनाता है, प्रिंसिपल्स और मेथड्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। और चूँकि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी भी है, सिस्टमेटिक स्टडी है, कुछ प्रिंसिपल्स के यहाँ भी हम कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मेथड्स, ठीक है, इत्यादि की स्टडी करते हैं। और किन के लिए करते हैं? सो दैट कि हम जो ह्यूमन एक्शंस हैं उन ह्यूमन एक्शंस को गुड और बैड में, राइट एंड रॉन्ग में डिवाइड करके देख सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें। तो इस तरीके से जो एथिक्स है वो एक नॉर्मेटिव साइंस की कैटेगरी में रखा तो जा सकता है। और ये काफ़ी रैशनल इंटरप्राइज है। रैशनल इंटरप्राइज है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉजिक का यूज़ होता है यहाँ पे। एथिक्स में लॉजिक का यूज़ होता है, बिना दिमाग लगाए, बिना रैशनलाइज किए या रैशनलाइजेशन के बिना आप एथिक्स नहीं कर सकते। एथिक्स बेसिकली स्टडी है। एथिक्स ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ प्रचलित है समाज में, उसको हम फॉलो कर रहे हैं तो वो एथिक्स हो गया। वो तो आपकी मोरालिटी हो गई
कि आपने आसपास की चीज़ों से जो सीखा और उसको इनकलकेट किया और उसके हिसाब से आप एक्ट करते हैं, दैट्स योर मोरालिटी, दैट्स योर मॉरल सिस्टम. बट वेदर the actions you are performing, whether the values you are holding are moral or immoral, whether they should be inculcated or not, that ought question with what you ought to be, what you ought to do, तब वहाँ पे आता है क्वेश्चन कि एथिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो एथिक्स इज़ बेसिकली अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मोरालिटी के बारे में. ठीक है, ये रिलेशनशिप होगा. एथिक्स बहुत बड़ा टर्म है, बड़ा डोमेन है जिसमें कि हम मोरालिटी को रखते हैं. और मोरालिटी खुद जो है वो एथिक्स का एक सब्जेक्ट मैटर बन जाता है. तो यहाँ से आप नेचर देख सकते हैं एथिक्स का नेचर कैसा है. एक रैशनल इंटरप्राइज का इसका नेचर है जो कि स्टडी करता है उन सभी कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, बिहेवियर्स, कैरेक्टर्स, नॉर्म्स, हैबिट्स, उन सब के बारे में जिसे आप गुड, बैड, राइट, रॉन्ग इत्यादि कह सकें, सिनफुल कह सकें, वर्चुअस कह सकें, मेरिट, डिमेरिट के रूप में देख सकें. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. अब आर्ट के बारे में बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि एथिक्स क्या है, आर्ट है या नहीं है. तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये आर्ट तो है, लेकिन आर्टिस्ट किसे कहते हैं, आर्टिस्ट कब होता है, कौन होता है. जो एक अच्छा पेंटिंग बना सकता है वो आर्टिस्ट होता है. ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने पेंटिंग सीखी और वो अभी पेंटिंग नहीं बना रहा है बस, बट उसे पता है कि वो बना सकता है. ठीक है, तो इसे आप कहेंगे कि ये एक आर्टिस्ट है क्योंकि वो पेंट कर सकता है. लेकिन कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो कहता है कि आई कैन डू गुड वर्क, अच्छा कर्म कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है, तो क्या आप उसे मॉरल पर्सन कहेंगे. यानी कि मोरालिटी में कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मॉरल एक्शंस करने आता है, मैं मॉरल एक्शन कर सकता हूँ पर अभी नहीं करूँगा. जैसे कि एक अच्छा गायक वो हो सकता है जिसे अच्छा गाना गाने आता है पर वो अभी नहीं गाएगा. ठीक है, पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं मॉरल हूँ, मुझे मॉरल एक्शंस पता हैं, पर मैं अभी मॉरल एक्शन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो उस हिसाब से ये आर्ट जैसा तो नहीं है. हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें बहुत है, थियरीज इसमें पढ़ाए जाते हैं. और प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीति शास्त्र ऐसा विज्ञान है और या ऐसा ज्ञान है जहाँ पे कि सिर्फ हम थियरीज़ के बारे में पढ़ाते हैं. और विज्ञान में भी थियरीज़ होते हैं, विज्ञान में भी प्रैक्टिकल होते हैं. तो ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का डिवीज़न तो आप वहाँ भी कर सकते हैं. लेकिन फ़िलहाल देखा जाए कि क्या आप एथिक्स के पढ़ने से, उसके थियरीज़ को पढ़ने से आप एक मॉरल व्यक्ति हो जाते हैं, क्या उसकी प्रैक्टिस आप में आ जाती है. तो ऐसा कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं है. देयर इज़ नो नेसेसरी रिलेशन. ठीक है, कि आपने एथिक्स पढ़ लिया तो आप बड़े एथिकल हो गए, या आपने लॉजिक पढ़ लिया तो आप बड़े लॉजिकल हो गए. आप एथिक्स और लॉजिक पढ़ के करते क्या है, आपको जो नियम हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो पता चल जाते हैं. जैसे कि लॉजिक की स्टडी करने से आपको जो रीजनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स, जो रूल्स हैं, वो आपको पता चल जाते हैं. बट इट डजंट मीन कि आप जो है सही रीजनिंग करने लगेंगे. ठीक है, उसी तरीके से नीति शास्त्र है या एथिक्स है, ये भी हमें जो है वो आचार नियमों का ज्ञान देता है, कोड ऑफ कंडक्ट्स बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है, वो थियरीज बताता है जिनसे कि हम पता कर सकते हैं कि कोई कर्म सही है या गलत है. मतलब सही गलत यानी ट्रू फॉल्स के सेंस में नहीं, बल्कि राइट और रॉन्ग के सेंस में. तो कोई एक्शन राइट है या रॉन्ग है, कोई कर्म अपने आप में जो है शुभ है अशुभ है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा. बट आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे, आप एथिकल नहीं हो जाएंगे या कम्प्लीटली मॉरल नहीं हो जाएंगे एथिक्स पढ़ने से. रादर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनकलकेट करना पड़ेगा. जो चीज़ें आपने सीखी हैं थियरी में, उनको प्रैक्टिस में उतारना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन ये दोनों एकदम से अलग भी नहीं है, नेसेसरी रिलेशन नहीं है, बट रिलेशन तो है. क्योंकि थियरी किसी न किसी प्रैक्टिस की तरफ ले जाता है और हर एक प्रैक्टिस किसी न किसी थियरी से ही आती है. सो इन सिद्धांत और व्यवहार जो होते हैं वो आपस में बहुत जुड़े हुए होते हैं. और इसीलिए एथिक्स का जो नेचर है वो काफ़ी हद तक दिखाई देता है कि थ्योरेटिकल भी है और वो प्रैक्टिकल भी है. जैसे नॉलेज इज़ वर्च्यू कहा जब सोक्रेटिस ने, तो वो यही कहना चाहते थे कि जैसे ही हमारे पास नॉलेज होता है, ट्रू नॉलेज हमें जब होता है, तो वो हमारे वर्च्यूज़ में आता है. और हमारी वर्च्यूज़ हमारे नॉलेज से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं. आपको अगर कोई चीज़ पता ही नहीं है तो आप उसको अपने वर्च्यूज़ का हिस्सा कैसे बनाएंगे. इसलिए किसी चीज़ को करने से पहले उसको जानना ज़रूरी होता है. तो नॉलेज ज़रूरी है. प्रैक्टिस के लिए आपको थियरीज़ का होना या थियरीज़ को जानना ज़रूरी है.
तो ये सारी चीज़ें समझते हुए एथिक्स को कोई दिक्कत नहीं है, आप कह सकते हैं इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस, basically normative study, normative science, where we study about some principles and methods through which we can also learn how to distinguish between good and bad actions, right or wrong actions, या human behaviors को जज करते हैं. So कैसे ह्यूमन बिहेवियर को जज करें उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स और मेथड्स की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, इसलिए ये नॉर्मेटिव साइंस है. इट इज़ नॉट लाइक अ पॉजिटिव साइंस बिकॉज इट डज नॉट स्टडी अबाउट द फैक्ट्स एज दे आर, एंड इट इज़ लाइक आर्ट. आर्ट तो है, आर्ट की तरह इस सेंस में है कि इट कैन बी अक्वायर्ड, हम अक्वायर कर सकते हैं. जैसे स्किल सीखते हैं उसी तरह से हम जो है मोरालिटी सीखते हैं. लेकिन एथिक्स अपने आप में आर्ट नहीं है. आर्ट के साथ सिमिलैरिटी ज़रूर है, इसमें भी थियोरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, बट कम्प्लीटली आर्ट नहीं है. सो बेसिकली द नेचर ऑफ एथिक्स इज़ that it is related to the science and art. It does share the similarity with science and art, but it is not completely a science in strict way, a positive science or an art. So इस तरीके से ethics के nature को देखा जाता है, समझा जाता है. और स्कोप ऑफ एथिक्स की बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि एथिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ तक है. और जब हम स्कोप ऑफ एथिक्स की बात करेंगे तब उन सारे फंक्शंस की बात करनी होगी, उन सारे एरियाज़ की बात करनी होगी जहाँ पे कि हमारा एथिक्स अप्लाई होता है. एथिक्स की ज़रूरत हमें कब कहाँ कैसे पड़ सकती है उनके बारे में देखेंगे. तो एथिक्स का नेचर आपको इस सेंस में तो समझ में आ गया कि ये आर्ट कम्प्लीटली नहीं है, कम्प्लीटली साइंस नहीं है, लेकिन दोनों के साथ सिमिलैरिटीज़ रखता है. तो किसी चीज़ का नेचर समझने के लिए उसके फंक्शंस को भी समझना ज़रूरी है. और जब हम एथिक्स के फंक्शंस को समझने की बात करते हैं कि एथिक्स क्या क्या करता है, ताकि हम इसका नेचर अच्छे से समझ सकें. किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का नेचर समझने के लिए देखना पड़ता है कि वो क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे फंक्शन करता है. और इस फंक्शन को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस एथिक्स के मोर और लेस 4 फंक्शंस हैं. ठीक है ना, मतलब बेसिकली ये 4 फंडामेंटल फंक्शंस हैं जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मेटिव फंक्शन, normative function, meta, applied and virtuous, या सिर्फ वर्चू कह लेते हैं. इन्हीं चारों से बनता है आपका 4 ब्रांच ऑफ एथिक्स: नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स और वर्चू एथिक्स. ये चारों फंक्शंस अगर आप समझ लेंगे तो आप ये भी समझ लेंगे साथ ही साथ कि ये 4 क्या हैं, फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ एथिक्स हैं. तो एथिक्स के बेसिकली ये 4 ब्रांच भी माने जाते हैं. अब देखिए नॉर्मेटिव में आप क्या करते हैं. नॉर्मेटिव एथिक्स जो होता है वो स्टडी करता है मॉरल स्टैंडर्ड्स का जो कि लोग फॉलो करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ स्टडी ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स. मॉरल स्टैंडर्ड्स यानी कि मॉरल नॉर्म्स या प्रिंसिपल्स, ये आप कह सकते हैं. ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स में. मेटा एथिक्स में क्या करते हैं, मेटा एथिक्स जो है वो एग्जामिन करता है जो हमारे ये नॉर्म्स हैं, फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स जो यहाँ पर हमने देखे, इन सब के नेचर को, उनका नेचर क्या है, उनकी मीनिंग को, उनका अर्थ क्या है, और साथ ही साथ जो जजमेंट्स हम देते हैं, जो जजमेंट्स देते हैं, मॉरल जजमेंट्स देते हैं, यानी इनके आधार पे ह्यूमन एक्शंस को जब हम गुड और बैड कहते हैं तो उसको कहते हैं कि जजमेंट देना. इस जजमेंट का भी एग्जामिनेशन करता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर एनालिसिस. तो इसीलिए आपने पहली जो क्लास थी एथिक्स की, पहला वीडियो, उसमें आपने देखा होगा कि हमने सेकंड ऑर्डर एनालिसिस की बात की थी. वो उसका मेटा एथिकल पार्ट है. इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस कह सकते हैं. ये फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस है क्योंकि ये डायरेक्टली जो है प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, मेथड्स और कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कि हम मनुष्यों के उन सारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं कि आखिर मनुष्य किन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एक्शन करता है, आखिर वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या नॉर्म्स हैं जिनके हिसाब से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक्ट करते हैं. उसका स्टडी फर्स्ट ऑर्डर स्टडी कहलाता है. और जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं हमारे, उनका मीनिंग क्या है, उनका नेचर क्या है, या वो जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं
उनके फाउंडेशंस क्या हैं, उन सब की स्टडी हम मेटा एथिकल पार्ट में करते हैं। ये फंक्शन है मेटा फंक्शन, मेटा एथिकल फंक्शंस, ठीक है। अब अप्लाइड एथिक्स जो ब्रांच बनता है वो भी एथिक्स के एक फंक्शन से निकलता है, क्योंकि एथिक्स का एक और फंक्शन है और वो है हमारी जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज़ जो हम अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं और जिसका रिलेशन वैल्यूज़ से होता है, हमारे वैल्यू रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो वैल्यू लोडेड हैं, वैल्यू लैडन हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करें, इसके बारे में भी एथिक्स बताता है और उसको हम उसका अप्लाइड फंक्शन कहते हैं और उसी से अप्लाइड एथिक्स बनता है। फिर उसका आता है वर्चू फंक्शन, वर्चू रिलेटेड फंक्शन। ये कहाँ फोकस करता है? ये फोकस करता है ह्यूमन कैरेक्टर पर। ह्यूमन कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? वाई शुड आई बी मॉरल, ये जो क्वेश्चन है कि मुझे वर्चुअस क्यों होना चाहिए, वाई शुड आई बी मॉरल। मैकिंटायर का एक पूरा का पूरा लेख है इस पर, ठीक है। एलिसडेयर मैकिंटायर ने लिखा था कि आखिर मुझे मॉरल क्यों होना चाहिए। तो हमारी जो कैरेक्टर हैं, हमारी जो वर्चूज़ हैं, ठीक है, हमारे जो वर्चूज़ हैं इंडिविजुअल्स के, उन पर फोकस करता है, ना कि किसी रूल पर और कॉन्सिक्वेंसेस पर, कि हम किस रूल के तहत काम करते हैं या हमारे कर्म का क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता है। इन पर बात यहाँ होती है नॉर्मेटिव एथिक्स में। यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उनको किस तरीके के वर्चूज़ इनकलकेट करने चाहिए खुद में, किस टाइप का व्यक्ति बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो आपने यहाँ पे देखा साफ सीधी बात कि जो फंक्शंस हैं वही फंक्शंस एथिक्स के 4 ब्रांचेस निकाल के देते हैं हमें, और वो सारे चारों ब्रांच जो हैं वो कुछ कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं, उनको कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्हाट शुड वी डू, ये, या व्हाट मॉरल प्रिंसिपल्स शुड वी फॉलो, ठीक है। तो इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चंस बन रहे थे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट्स, या जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं वो यूनिवर्सल हैं या कि पर्टिकुलर्स हैं, ठीक है, या रिलेटिव आप कह सकते हैं। यूनिवर्सल हैं या रिलेटिव हैं, हमारे मॉरल वैल्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जो भी मॉरल वैल्यूज़ हम होल्ड करते हैं उनकी यूनिवर्सलिटी, उनका रिलेटिविटी, ये सब मेटा एथिकल सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस है। और अप्लाइड एथिक्स का क्वेश्चन क्या है कि हाउ शुड वी अप्लाई एथिकल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक सिचुएशन। स्पेसिफिक सिचुएशंस जब आएंगी तब वहाँ पे हम कैसे जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपका अप्लाइड क्वेश्चन है। और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड आई बी, व्हाट वर्चूज शुड आई कल्टिवेट, तो ये पर्सन कैसा बने, वर्चूज़ कैसे कल्टिवेट करें, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ थियरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिओन्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी इत्यादि। यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे मॉरल रियलिज्म, मॉरल एंटी रियलिज्म, एंड और भी हैं कुछ, जैसे कि मॉरल एब्सोल्यूटिज्म एट्सेट्रा, ठीक है। ये बाद में ही पढ़ाया जाता है क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है मेटाएथिकल थियरीज़, और नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ने के बाद ही हम लोग मेटाएथिक्स को समझते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसके लिए देखिए यहाँ पे आप ये रॉ मटेरियल यहाँ से आ रहा है। तो मेटाएथिक्स तो फ़िलहाल BA के क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। अभी का जो हमारा सिलेबस है वो बेसिकली नॉर्मेटिव सिलेबस है, ठीक है। लेकिन आप ये समझ के रखिए ताकि आपको पूरा का पूरा नेचर इस स्टडी का, इस डिसिप्लिन का समझ में आ जाए। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मेडिकल एथिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, इन्वायरमेंटल एथिक्स है, और बहुत सारे, ठीक है, लीगल एथिक्स एट्सेट्रा। तो ये सब यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। एंड एरिस्टोटल का जो वर्चू एथिक्स है, कन्फ्यूशनिज्म इन चाइना जो है, स्टोइसिज्म इन ग्रीक फिलॉसफी, वो ये सब क्या है, मैकिंटायर की फ़िलॉसफी, ये सब वर्चू एथिकल पार्ट हैं, ठीक। अब इन सब चीज़ों को समझना है आपको और देखना है कि इन फंक्शंस के थ्रू ये जो ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस, वो एथिक्स को कम्प्लीटली एक ऐसा डिसिप्लिन बनाते हैं जहाँ पे सिर्फ हम एक काम नहीं कर रहे हैं,
और इसीलिए अगर आप डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा कि किसी चीज़ का जो डेफिनेशन हम कहते हैं ना, कि किसी वस्तु के अगर इतने पार्ट हैं किसी चीज़ के, तो आप उसको डिफ़ाइन करिए, तो ऐसा डिफ़ाइन करिए कि ये सब कवर करे। ऐसा ना हो कि आपने आधा कवर किया, आधा कवर ही नहीं किया। तो अब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर मिला लेंगे, तब आपका एक प्रॉपर डेफिनेशन तैयार होगा एथिक्स का, कि एथिक्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। टू डिटर्मिन द मॉरल रूल्स दैट शुड गवर्न बिहेवियर फर्स्ट, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मीनिंग ऑफ एथिकल टर्म्स एंड जजमेंट, दिस वन। To resolve ethical issues in a specific context, third one. And to cultivate moral virtues and develop a good character, ठीक है। सो इससे आपको पता चलेगा कि ये सारे फंक्शंस एथिक्स के हैं, और बहुत सारे लोगों ने एथिक्स पे काम किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, जिनका नाम आप पहले भी जानते हैं। फ़िलहाल तो इसमें हम लोग बेंथम मिल वगैरह को पढ़ेंगे, लेकिन कांट ने, पीटर सिंगर ने, और एलिस्टेयर मैकिंटायर ने, फिलिपा फुट ने, मूर ने, एजे एयर ने, मिल, बेंथम, रॉल्स, डेविड ह्यूम, इन सब ने एथिक्स में बहुत सारा काम किया है। और सबके अपने अपने जो एरियाज़ हैं, कि नॉर्मेटिव में कौन से लोग डोमिनेंट थे या ज़्यादा, इसके बारे में बात की, कौन लोग मेटा एथिक्स में थे, कौन अप्लाइड एथिक्स में थे, कौन वर्चू एथिक्स में थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे, और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी था। बाकी जो डिटेल्ड नॉलेज है अबाउट द ईच ब्रांचेस एंड दियर स्पेसिफिक कैरेक्टर फीचर एट्सेट्रा, वो सब तो एक अलग ही डिसिप्लिन फिर हो जाता है अंडर द एथिक्स, तो उतना अभी हमें नहीं समझना है। आई होप कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, एथिक्स का पूरा नेचर यहाँ से आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपने अब उसका फंक्शन समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कोप की बात करेंगे, कि एथिक्स का स्कोप कहाँ तक है, और उसके बाद फिर मेथड्स ऑफ एथिक्स की बात होगी। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।